नमस्कार। पंजाब इस वक्त एक बहुत ही ज़बरदस्त बाढ़ की चपेट में है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, मतलब वहाँ के हालात क्या हैं, लोगों की मुश्किलें, उनकी आवाज़ें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पानी का सैलाब नहीं है। ये हजारों जिंदगियों को पूरी तरह से उलट-पुलट कर देने वाली आपदा है। हाँ। रिपोर्ट के मुताबिक करीब-करीब 1400 गांव पानी में डूबे हुए हैं। 1400 गांव। जी, और दुखद बात यह है कि 30 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये आंकड़े ही मतलब स्थिति की गंभीरता बताने के लिए काफी हैं। हाँ, और इसी गंभीरता को देखते हुए, जैसा कि आप कह रही हैं, पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को ही आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। पूरे राज्य को। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ इलाके हों। हम्म। रिपोर्ट यही बताती है कि सभी 23 जिले कमोबेश लगातार बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। तो ये एक पूरे राज्य पर आया संकट है। जी, आंकड़ों को थोड़ा और विस्तार से देखें ना तो तस्वीर और ज्यादा साफ होती है। ये जो 1400 से ज्यादा प्रभावित गांव हैं, इनमें कुछ जिलों का हाल तो बहुत ही बुरा है। जैसे गुरदासपुर में देखिए 324 गांव, अमृतसर में 135, बरनाला में 134, होशियारपुर में 119 गांव पानी में है। बाप रे। और ये तो सिर्फ चंद नाम है, लिस्ट काफी लंबी है असल में। और इंसानी नुकसान का जो आपने जिक्र किया वो भी कम नहीं है। 30 मौतों की पुष्टि हुई है और 3 लोग अभी भी लापता हैं। जी। सबसे ज्यादा पठानकोट में 6 जाने गई हैं, लुधियाना में 4, फिर अमृतसर, बरनाला, मानसा, रूपनगर, होशियारपुर, इन सब में भी 3-3 मौतें हुई हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये पूरे के पूरे उजड़े हुए परिवार हैं। बिल्कुल, और प्रभावित आबादी का दायरा भी देखिए कितना बड़ा है। अकेले गुरदासपुर में 1.25 लाख से ज्यादा लोग। 1.25 लाख? हाँ, अमृतसर में 1,17,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं। और अगर कुल मिलाकर देखें, मोहाली, कपूरथला और दूसरे जिलों को जोड़ दें तो 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ की सीधी मार झेल रहे हैं। 3.5 लाख? ये दिखाता है कि संकट कितना व्यापक है। इसमें भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिलका, जालंधर, मलेरकोटला, मोगा, पटियाला, नवानशहर, संगरूर, मुक्तसर, ये सब जिले भी शामिल हैं। और ये भी शायद है कि खतरा अभी टला नहीं है। रिपोर्ट में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, उनके बयान का जिक्र है। वो नंगल इलाके के लोगों को खास तौर पर आगाह कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, उनकी चिंता ये है कि सतलुज नदी के किनारे जो बांध बने हैं और जो बरसाती नाले होते हैं, जिन्हें खड्ड कहते हैं, वो लगातार बारिश से कमजोर हो रहे हैं। अच्छा। और ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि अगर कोई बांध कमजोर होता है या खुदा न खास्ता टूटता है तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। इसीलिए प्रशासन लोगों से लगातार कह रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ये तो हुई सरकारी घोषणाएं और आंकड़े, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है असल में? रिपोर्ट हमें कुछ स्थानीय लोगों की आपबीती भी सुनाती है। हाँ, और यहीं से ना स्थिति का वो मानवीय पहलू उभर कर सामने आता है। एक व्यक्ति ने बताया कि नहाला लवेरा जैसे गांव है, उनका संपर्क पूरी तरह कट चुका है। बिल्कुल कट गया है। हाँ, चारों तरफ आप सोचिए कई किलोमीटर्स तक सिर्फ पानी ही पानी है। बस कल्पना कीजिए उस बेबसी की। इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी फिक्र क्या है? मतलब क्या चीज उन्हें सबसे ज्यादा सता रही है? देखिए, 2 मुख्य चिंताएं हैं। एक तो वो लोग जो अभी भी घरों में फंसे हुए हैं, शायद बुजुर्ग हैं या बीमार हैं। हाँ। और दूसरा उनका पशुधन। आप जानते हैं ये किसान बहुल इलाका है और पशु उनके लिए सिर्फ संपत्ति नहीं होते, परिवार जैसे होते हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कई पशुओं की मौत हो चुकी है। उन तक समय पर दवा या चारा पहुंच ही नहीं पाया। फसलें तो डूबी ही हैं, पशुओं का ये नुकसान तो जैसे उनकी कमर ही तोड़ देगा। और एक अजीब सी कश्मकश भी है ना, बिल्कुल कि लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक व्यक्ति का बयान है, बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं, ये कोई सरकारी दफ्तर तो नहीं है ना, इसको ताला लगा के हम इधर से चले जाएं। ये हमारा घर है। तो ये सिर्फ ईंट गारे का मकान नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी, उनकी यादें वहां हैं। और इस भावनात्मक जुड़ाव की वजह से जो बचाव कार्य करने वाली टीमें हैं, उन्हें भी दिक्कत आती है, उन्हें समझाना मुश्किल होता है। सही बात है। ऊपर से कई कच्चे मकान हैं जो गिर भी चुके हैं, तो खतरा और बढ़ गया है। इसी जमीनी हकीकत से जुड़ा एक और सवाल उठता है कि जो बचाव कार्य हो रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? मदद पहुंच रही है लोगों तक? यहाँ थोड़ी मिलीजुली तस्वीर दिखती है। रिपोर्ट में स्थानीय लोग ये तो मानते हैं कि बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल वो लगी हुई है। बीएसएफ का जिक्र है। जी, लेकिन उनका कहना है कि जितने प्रबंध होने चाहिए उतने नहीं हैं। शायद पानी का फैलाव इतना ज्यादा है कि संसाधन कम पड़ रहे हैं। किस तरह के संसाधन? मतलब क्या चीज कम लग रही है?
मुख्य रूप से नावों की कमी का जिक्र है। एक व्यक्ति ने बताया कि कल 3 नावें चल रही थीं, आज सिर्फ एक ही है। अच्छा। हाँ, और एक नाव खराब पड़ी है जिसे ठीक करने कोई नहीं आया। अब जब हर घंटा कीमती हो तो ऐसी बातें चिंता तो बढ़ाती हैं। और देखिए, बीएसएफ का मुख्य काम तो सीमा सुरक्षा है। बाढ़ राहत में उनकी तैनाती जरूरत पड़ने पर होती है, तो हो सकता है उनके पास विशेषीकृत संसाधन सीमित हो। और पानी का स्तर क्या वो कम हो रहा है? उसमें कुछ राहत है? देखिए, यही सबसे बड़ी चिंता है। रिपोर्ट में एक ऐसे व्यक्ति से बात की गई है जिन्होंने 1988 से लेकर अब तक कई बाढ़ें देखी हैं। 88, 93, 95, 2013, 2023। काफी अनुभव है उन्हें। जी, उनका कहना है कि ये बाढ़ 2023 वाली से भी ज्यादा भयानक है। और डराने वाली बात यह कि पानी कम होने के बजाय रोजाना बढ़ रहा है। रोजाना बढ़ रहा है? हाँ, रोज। इसका कोई अंदाजा है कि कितना पानी आ रहा है? कुछ बताया उन्होंने? हाँ, उस व्यक्ति ने एक अनुमान बताया कि 2023 में लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी था। क्यूसेक मतलब क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। ये पानी के बहाव की मात्रा और गति बताता है। अच्छा। उनका कहना है कि इस बार 3.5 लाख क्यूसेक पानी बताया जा रहा है। 3.5 लाख? जी, और ये लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से बारिश का पूर्वानुमान वो स्थिति को और अनिश्चित बना रहा है। 3.5 लाख क्यूसेक का मतलब है पानी का एक बहुत विशाल विनाशकारी वेग। तो मतलब एक तरफ बीएसएफ है, सेना की टीमें हैं जो लोगों को निकाल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर ये संसाधनों की कमी और बढ़ते पानी की चिंता है। इस बीच क्या स्थानीय प्रशासन नजर आ रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ रिपोर्ट में एक विरोधाभास सा दिखता है। कुछ स्थानीय लोगों ने साफ साफ कहा कि उन्होंने मौके पर तहसीलदार या एसडीएम या पटवारी, मतलब जो स्थानीय सरकारी अधिकारी होते हैं, हाँ, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने चाहिए, बिल्कुल उन्हें नहीं देखा। उनका कहना था कि केंद्र सरकार की बीएसएफ तो दिख रही है, पर राज्य प्रशासन की उपस्थिति कम महसूस हो रही है। अब ये उनकी धारणा हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि अधिकारियों का फोकस शायद समन्वय या राहत शिविरों पर हो, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायत अहम है। इसी से व्यक्ति ने शायद अपने इलाके के नुकसान का भी कुछ अंदाजा दिया था, है ना? हाँ, उन्होंने बताया कि उनके अपने इलाके में करीब 15,000 एकड़ जमीन और फसल पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। 15,000 एकड़? जी, ये बहुत बड़ा रकबा है, और लगभग 8-9 हजार की आबादी में से कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। कुछ परिवार बाहर आ गए हैं, लेकिन कुछ सदस्य घर या पशुओं की देखभाल के लिए वहीं रुक गए हैं। ये वही दुविधा है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। इस मुश्किल और कुछ हद तक कह सकते हैं निराशाजनक तस्वीर के बीच रिपोर्ट में एक उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। एक एनआरआई का जिक्र है, प्रवासी भारतीय का। हाँ, ये कहानी वाकई दिलचस्प है और ये दिखाती है कि संकट कैसे लोगों को जोड़ता भी है। ये सज्जन इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन मूल रूप से पंजाब के हैं। अच्छा। और बाढ़ की खबर सुनकर वो खास तौर पर मदद के लिए यहाँ आए हैं। उनका काम करने का तरीका भी काफी अनोखा बताया गया है रिपोर्ट में। बिल्कुल, वो बताते हैं कि वो सिख धर्म के जो 3 मूल सिद्धांत है, नाम जपो, कीर्त करो, वंड के छको। नाम जपो, कीर्त करो, वंड के छको। जी, मतलब प्रभु का नाम लो, ईमानदारी से कमाओ और मिल बांट कर खाओ। वो किसी से नकद पैसे नहीं लेते। अच्छा, कैश नहीं लेते? नहीं, जो लोग मदद करना चाहते हैं वे सीधे सामान देते हैं, जैसे तिरपाल हो गया, साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट या लंगर के लिए राशन। इनकी टीम फिर इस सामान को अपनी नावों से सीधे प्रभावित लोगों तक पहुंचाती है। तो इसमें पारदर्शिता भी है और सीधा संपर्क भी बनता है। हाँ, बिल्कुल। और वो ये भी करते हैं कि दान देने वालों की बात उन लोगों से करवाते हैं जिन्हें मदद मिल रही है। इससे एक मानवीय जुड़ाव बनता है। ये तो बहुत अच्छा है। उनके पास 2 नावें हैं और उनकी टीम दिन में 5-6 चक्कर लगाकर उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो घर छोड़कर नहीं आना चाहते। उन्हें वहीं पर जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। तो ये प्रयास दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत पहल और सामुदायिक भावना इस आपदा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शायद वहां भी जहां सरकारी तंत्र की पहुंच तात्कालिक रूप से सीमित हो। ये वाकई सराहनीय है। अब जरा आधिकारिक पक्ष भी देख लेते हैं। रिपोर्ट में फिरोजपुर की डिप्टी कमिश्नर डीसी साहिबा, उनकी ब्रीफिंग भी शामिल है। उन्होंने पानी छोड़े जाने के कुछ आंकड़े दिए हैं। जी, डीसी ने बताया कि हरी के बैराज से 18,000 क्यूसेक और हुसैनी वाला हेडवर्क से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि नदियों में पानी का दबाव कितना ज्यादा था। बचाव और राहत कार्यों पर उनका क्या कहना था? क्या जानकारी दी उन्होंने? उनके अनुसार पहली बात तो ये कि ज्यादातर जो मुख्य रिहायशी इलाके हैं वहां से लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन जो अंदरूनी मुश्किल इलाके हैं उनकी जांच के लिए
तहसीलदार, एसएचओ और एसडीएम डीएसपी स्तर की टीमें भेजी जा रही हैं। अच्छा, टीमें जा रही हैं। हाँ, ताकि कोई फंसा न रह जाए। ये शायद उस जमीनी शिकायत का जवाब हो सकता है कि टीमें भेजी जा रही हैं। दूसरी बात, पूरे जिले में 8 राहत शिविर सक्रिय हैं, जिनमें फिरोजपुर और जीरा उपमंडलों को मिलाकर लगभग 500 से 600 लोग हैं और जरूरत पड़ने पर और भी खोले जाएंगे। और कितने गांव प्रभावित बताए उन्होंने? फिरोजपुर जिले के करीब 107 गांव पानी में हैं, जिनमें से लगभग 60 गांवों की आबादी सीधे प्रभावित हुई है और अब तक करीब 3,500 से 4,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। ये प्रक्रिया रोज जारी है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से हैं? उनके मुताबिक फिरोजपुर सदर सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके बाद जीरा और गुरुहर सहाय तहसीलों का नंबर आता है। ठीक है, ये आंकड़े दिखाते हैं कि प्रशासन भी बड़े पैमाने पर सक्रिय है, भले ही जमीनी चुनौतियां हों। एक और अहम बात जो डीसी साहिबा ने कही, वो बांधों की सुरक्षा को लेकर थी। कुछ अफवाहें चल रही थी शायद। हाँ, और ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर या स्थानीय स्तर पर अफवाहें फैल रही थीं, खासकर हबीब के जैसे इलाकों से, कि कुछ बांध सुरक्षित नहीं हैं। और ऐसी अफवाहें तो दहशत फैला सकती हैं। बिल्कुल। तो डीसी ने साफ किया कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने, यहाँ तक के जीओसी स्तर के अधिकारी ने भी सुल्तानवाला और एलएमबी जैसे मुख्य बांधों का खुद निरीक्षण किया है और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित पाया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। अच्छा, आगे पानी के स्तर को लेकर क्या अनुमान है? क्या स्थिति सुधरने की कोई उम्मीद है? देखिए, डीसी के मुताबिक जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से जलस्तर तो बढ़ा है और इसका असर कुछ समय रहेगा, लेकिन पीछे से यानी ऊपरी इलाकों से पानी का बहाव कुछ कम होने की खबर थी। अच्छा, तो इसके आधार पर उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अगले 8 से 10 घंटे में पानी के स्तर में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन उन्होंने तुरंत ये भी जोड़ा कि ये सब मौसम पर निर्भर करेगा। उस दिन भी बारिश की भविष्यवाणी थी, तो अगर बारिश होती है तो स्थिति फिर बदल सकती है। तो वो अनिश्चितता बनी हुई है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो पंजाब एक अभूतपूर्व, बहुत भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। हजारों गांव, लाखों लोग प्रभावित हैं। जी। सरकारी एजेंसियां, सेना, बीएसएफ लगी हुई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर संसाधनों की कमी की बात भी आ रही है। लोगों की अपनी भावनात्मक चुनौतियां हैं घर न छोड़ने की। और वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं, एनआरआई जैसे लोग, वो भी व्यक्तिगत स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। ये स्थिति हमें कई परतों में सोचने पर मजबूर करती है ना। पहला और सबसे जरूरी तो है तात्कालिक राहत और बचाव। वो चल रहा है, लेकिन शायद और तेजी और संसाधनों की जरूरत है। हाँ, वो तो है ही। इसके बाद आता है दीर्घकालिक पुनर्वास का काम, जो कि पहाड़ जैसा काम होगा। टूटे हुए घर, बर्बाद हुई फसलें। रिपोर्ट में एक इलाके में 15,000 एकड़ जमीन डूबने का जिक्र था। अब सोचिए पूरे राज्य में कितना नुकसान हुआ होगा। लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और क्या ये सिर्फ एक बार की आपदा है या इसमें कोई बड़ा पैटर्न दिख रहा है? क्या लगता है? यही पर हमें शायद रुककर सोचना होगा। जैसा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी कहा, जिन्होंने कई बाढ़ें देखी हैं, कि इस बार की बाढ़ ज्यादा भयानक है और पानी कम नहीं हो रहा। हाँ, ये उन्होंने कहा था। ये अनुभव और साथ ही पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। तो ये इशारा करती है कि ये शायद सिर्फ मौसम का कोई असामान्य मिजाज नहीं है। क्या ये जलवायु परिवर्तन का असर है? क्या हमारी बाढ़ प्रबंधन रणनीतियां, हमारे बांधों का रखरखाव, नदियों के किनारे अतिक्रमण, हमारा शहरी और ग्रामीण नियोजन, क्या ये सब इन नई चुनौतियों के लिए तैयार है? ये बहुत बहुत गंभीर सवाल हैं, जिनका जवाब हमें जल्दी ढूंढना होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसी के साथ एक सकारात्मक पहलू पर भी गौर करना होगा। इस आपदा ने जबरदस्त सामुदायिक एकजुटता और स्वयंसेवी भावना को भी उजागर किया है। वो तो है। चाहे वो धार्मिक संस्थाओं का लंगर हो या उस एनआरआई सज्जन जैसे व्यक्तिगत प्रयास। भविष्य में जब ऐसी आपदाएं और शायद और ज्यादा आएंगी, तो उनसे निपटने में इस सामाजिक पूंजी की, इस सामुदायिक लचीलेपन की, जिसे कम्युनिटी रेजिलियंस कहते हैं, उसकी भूमिका कितनी निर्णायक होगी। क्या हम इसे और मजबूत और संगठित कर सकते हैं? तो मतलब तात्कालिक मदद के साथ साथ हमें भविष्य की तैयारियों पर, नीतियों में बदलाव पर और समाज की अपनी ताकत को पहचानने पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये भी है
जब हम जानते हैं कि कुछ इलाके बाढ़ के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं और ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, तो क्या सिर्फ बचाव और राहत काफी है, या हमें वहां रहने वाले समुदायों के साथ मिलकर स्थायी समाधानों पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, जैसे बेहतर आवास, वैकल्पिक आजीविका या शायद सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास? ये मुश्किल सवाल है, पर शायद जरूरी भी।